नमस्कार, मैं सागर जागीर इटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्किल से आज की इस चाय की चर्चा विषय में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जुड़े हैं विश्व रूपा संस्कृति संस्कार संगठन के कुछ मेंबर्स जो कि आज हमारे बीच में आए हैं। मैं इन सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ में जुड़े हैं आज। साथ ही हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर HoD GI सर्जरी डॉक्टर कपिलेश्वर विजय सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर से हम आज जानेंगे पेट के संबंधित बीमारियों के बारे में। आइए सर से जानते हैं। नमस्कार, मैं नीलू शर्मा हूँ, योग और गीता आचार्य। आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इतनी व्यस्तम ज़िंदगी में हम जबकि खाना पीना हमारा प्रॉपर हो नहीं पाता है और हम इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि खाने पीने से लेकर के और ये जो कमी होती है वो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो हम जब यहाँ बैठे हैं तो मैं पहला ही सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहूँगी कि हमारी जो ये गैस्ट्रो सर्जरी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, ये क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व हो रही है यानी एडवांस हो रही है, हर ब्रांच में एक सब स्पेशलिटी डेवलप हो रही है। सब स्पेशलिटी का मतलब है कि कोई भी एक जना सारे काम नहीं कर सकता। जैसे पहले आप सुना करते थे कि सर्जन हुआ करते थे सिर्फ, जो सब करते थे। वो हड्डियों के भी करते थे, पेट का भी करते थे, पाँव का भी इलाज करते थे, सर की भी इलाज करते थे। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस वास्ट होती जा रही है, ये संभव नहीं है कि कोई भी एक डॉक्टर सभी चीज़ के बारे में एक्सपर्ट बन सके। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप अपनी सर्जरी की स्पेशलिटी पूरी कर लेते हो यानी 3 साल का डिग्री कोर्स, उसके बाद फर्दर 3 साल का कोर्स होता है जो एक पर्टिकुलर फील्ड के रिलेवेंस में होता है। गैस्ट्रो सर्जरी जो फील्ड है, ये हमारी इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, फूड पाइप, इन सब से रिलेटेड डिजीज़ के डीलिंग के लिए है। एडवांटेज ये होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाते हो तो आप उसको और अच्छे से स्टडी कर पाते हो, आपकी नॉलेज उसके बारे में बढ़ती है। उस बढ़ी हुई नॉलेज का, उस एक्सपर्टीज़ का पेशेंट की रिकवरी में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जैसे आज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, फिजिशियन के पास नहीं जाएगा। सेम ऐसे ही गैस्ट्रो सर्जरी होता है। मैं अमिता शर्मा, सोशल वर्कर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी है। हमारे पास डॉक्टर भी हैं और हमारी योग आचार्य नीलू जी भी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट भी है, बहुत अच्छा भी है। उसके साथ साथ मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी, जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी रहती है। उसमें हमारा खाना पीना भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट, कहीं भी कुछ खा लिया, कभी भी कुछ कर लिया। तो हम उन सब में कैसे प्रिकॉशन रखें तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप नहीं हो। और उसके साथ साथ आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें ये आजकल जो सर्जरी आ रही है, नई नई डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, हमको उन सब का सामना ना करते हुए हम कैसे प्रिकॉशन लें? देखिए मैम, आज की जीवन शैली, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब अपनी जीवन शैली में बहुत व्यस्त है। व्यस्तता के लेवल कहीं ना कहीं हमारे खुद के खड़े किए हुए हैं। और ये कहना कि खुद के लिए समय निकाल पाना संभव नहीं है, ये गलत है। खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी है। और जब आप भले तो जग भला, है ना। अगर आप ही खुद स्वस्थ नहीं है तो आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ना आप योग में किसी की मदद कर सकते हैं, ना आप कोई सोशल सर्विस कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट डीलिंग समबडी एल्स। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो घर में भी किसी का ध्यान नहीं रख सकते, तो हम बाहर तो क्या रखेंगे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इससे तो कोई बच नहीं सकते, ना हम इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ बना सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ बनाते हैं तो अल्टीमेटली ये तो हमें समझना है कि उसका इम्पैक्ट तो खुद पे ही आना है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू या इम्पोर्टेंस हम तब करते हैं जब वो हमारे हाथ से चली जाती है। उससे पहले हम उसके बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है। जहाँ तक आपने बात कही खान-पान की, देखिए खान-पान जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो समझना है खान-पान के बारे में। आप लोग सब महिलाएँ हैं और खान-पान के बारे में मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हमारी डाइट के अंदर डाइट रंग-बिरंगी होनी चाहिए। रंग-बिरंगी मतलब खूब फल होने चाहिए, सब्जियाँ होनी चाहिए, हमारे सलाद होने चाहिए। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें अवॉइड करनी चाहिए रिफाइंड शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। फैट को एक बहुत वैसे एविल समझा जाता है कि बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को फैट की भी ज़रूरत है। तो एक डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है जिसमें हम फैट का भी यूज़ करें, कार्बोहाइड्रेट भी लें
और प्रोटीन भी ले, लेकिन जितना हो सके प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने हैं, प्रोसेस फैट नहीं लेने हैं। सभी को ये सलाह दें कि पैकेट में जो भी आ रहा है उसको त्याग दें। जहाँ तक बात आपने एक बात कही थी कि सर्जरी से रिलेवेंस में, देखिए मैम, बीमार होना ये किसी की चॉइस नहीं है ना, कोई भी नहीं चाहता बीमार होना। एंड अगर हम बीमार होते हैं किसी भी रीज़न से, कोई भी, तो हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एक एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। कोई भी बीमारी हो, अगर हमें बार बार परेशान करिए, देखिए ऐसा संभव नहीं है कि हम किसी भी छोटे से सिम्टम के लिए रोज़ हॉस्पिटल जाएं, और ये उचित भी नहीं है। मान लीजिए जो आम भाषा में हम कहते हैं भाई गैस बन गई है ना, रोज़ तो हम उसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। घर की जो हमारे रेमेडीज़ हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे, अभी भी हम यूज़ करते हैं, अजवाइन ले लो, काला नमक ले लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज़ होती है जो हम घर पे सॉल्व करने के लिए अपनी हाउस होल्ड रेमेडी यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगर कोई सिम्टम या कोई परेशानी हमें बार बार हो रही है, एक परसिस्टेंट पैटर्न बना है, तो वो टाइम है जब हम मेडिकल एडवाइस लें। अगर हम टाइमली मेडिकल एडवाइस लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आपने जैसे कहा था कि क्या करें कि सर्जरी ना करानी पड़े। देखिए मैम, सर्जरी एक ऐसा शब्द है जिससे हर आदमी भागता है, और हर आदमी के मन में ये होता है कि यार ये ना होना तो बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर कोई डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, तो सर्जरी ही उसको ट्रीट कर सकती है, उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और हम डिजीज़ से बचने के लिए या सर्जरी से बचने के लिए जो भी एफर्ट्स करते हैं, उसका एक एंड रिजल्ट क्या आएगा? उसका एंड रिजल्ट आएगा धीरे 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 बीमारी बढ़ेगी, बीमारी कॉम्प्लिकेट होगी। कोई सर्जिकल काम, प्रोसीजर या ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप मान लेते हैं उदाहरण के लिए 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, अगले दिन आप ऑपरेट होके तीसरे दिन घर जा सकते थे, लेकिन अगर वही बीमारी कॉम्प्लिकेट हुई तो आपको उसके लिए हो सकता है 5 दिन 7 दिन भी हॉस्पिटल रहना पड़े। सिर्फ हॉस्पिटल रहने की बात नहीं है, डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन आपके हेल्थ के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को भी खराब करेगी। सो सर्जरी से बचना, ये सोच सबसे पहले हटानी है। मैं आपको एक बहुत मामूली सा एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ पे। हम आजकल बहुत सुनते हैं कि सडन कुछ हुआ और डेथ हो गई, ऐसा बहुत कॉमन सुनने में आता है। हमें क्या लगता है क्या कारण होता होगा ऐसे ऐसे सडन डेथ का? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इग्नोरेंस उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम हमारी हेल्थ के सिम्टम्स को इग्नोर करते जाते हैं। वो पेशेंट जो अगर टाइमली मेडिकल ओपिनियन लेते तो उनको शायद कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर से उनकी लाइफ नॉर्मल चल सकती थी, वो उस एक इग्नोरेंस की वजह से एक कैटास्ट्रॉफी या मतलब एक भयानक परिणाम में तब्दील हो गई। तो किसी भी डिजीज़ को इग्नोर करना या उसको नेग्लेक्ट करना सिर्फ इस डर के मारे कि इसमें मुझे ऑपरेशन कराना पड़ सकता है या मुझे इसमें लंबी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, ये अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। जहाँ तक हम बात करें एडवांसमेंट की, जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मेडिकल बहुत एडवांस हो रही है। मेडिकल एडवांसमेंट में हमारे साथ इंजीनियर्स जो हैं वो डे बाय डे नए इनोवेशन कर रहे हैं, और वो इनोवेशंस मेडिकली प्रूव होने के बाद जब गवर्नमेंट उन्हें अप्रूवल देती है तभी वो पेशेंट्स के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को हम सीधा वो इनोवेशंस को एक्सपोज करते हैं। बहुत लंबी स्टडीज़ होती है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, उसके बाद आता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो। जैसे आप लोगों ने शायद अभी सुना होगा, काफ़ी सुनते होंगे कि रोबोट है, लेप्रोस्कोपी है, की होल सर्जरी है ना। आज से 20 साल पहले सर्जन जब इस चीज़ को लेके बहुत एक्विंटेड नहीं होते थे, तो वो क्या उदाहरण दिया करते थे कि एक हाईवे पे गाड़ी चलानी है तो आप दिन में चलाना पसंद करेंगे कि रात में, लैंप में? वो मरीज़ का जवाब होता था साहब दिन में। तो डॉक्टर ये समझाते थे देखो ओपन सर्जरी वो दिन है और दूरबीन की सर्जरी वो रात है जिसमें बल्ब में गाड़ी चलाएंगे, है ना। ये एग्जाम्पल दिए जाते थे। उसमें ऐसा नहीं था कि वो लोग गलत बोलते थे। उस टाइम पे टेक्निकल इनोवेशन नहीं थे, एक्सपर्टीज़ नहीं आई थी, ट्रेनिंग नहीं हुई थी, तो उनको ये लगता था कि ट्रेडिशनल वे से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। इतने लंबे समय में सब एक्सपर्टीज़ का इनकॉर्पोरेशन हुआ है टेक्निक के साथ में। अब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज जैसे रोबोटिक सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उनका बहुत एडवांटेज मिला है पेशेंट को। ब्लड लॉस कम है, रिकवरी फास्ट है, पेन नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस कम है। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि एक सर्जरी करिए 20 दिन तक पेशेंट लेटा हुआ है, ऐसा नहीं है।
आज सर्जरी के सेम डे, चाहे कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, हम पेशेंट को वॉक कराते हैं कि आप वॉक कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि लेटे रहने से कितनी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है ना। अब वो डर नहीं है कि टाँके टूट जाएंगे, है ना जी। जी बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने डॉक्टर साहब। मैं मधु गुप्ता वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ब्यूटी कल्चर में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन से उपकरण और तकनीक जीआई सर्जरी में सबसे अधिक प्रभावी है? जी, देखिए मैम, एब्डोमेन एक हमारे अगर देखिए ना तो पूरे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। अगर हम बाकी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड एरियाज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई न्यूरो सर्जन है तो सिर्फ ब्रेन और स्पाइन का है, हार्ट के हैं तो वो हार्ट की सर्जरी करते हैं। लेकिन एब्डोमेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और जो हमारी हम इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको एनाटॉमी वर्ड से यूज़ करते हैं। एनाटॉमी में बहुत वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, बहुत प्रिसाइज आपको जाना होता है। सो जब आप प्रिसाइज सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपके इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जितने एडवांस होंगे उतना आपको हेल्प मिलने वाली है उस चीज़ में। डेफिनेटली जो मैंने आपसे अभी कहा था कि हमारी मेडिकल साइंस इवॉल्व हो रही है, उसमें सर्जिकल स्किल्स में जो हमें रोल प्ले करता है, एक हमें नॉलेज जो हमें एनाटॉमी का मिलता है, दूसरा नॉलेज हमें जो डिजीज़ के बारे में मिलता है, जो इतने सालों में हमने डिजीज़ को अंडरस्टैंड किया है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया है कि वो कैसे बिहेव करेगी। सेम ऐसे ही सर्जरी में भी हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पुराने टाइम में ये होता था कि हर छोटी-छोटी जो ब्लड वेसल्स होती थी, जो मान लीजिए हमें सर्जरी के टाइम पे डिवाइड करनी है, तो हम उनको डिवाइड करने के लिए टाँके लगाते थे, बाँधते थे, फिर काटते थे। बट अभी बहुत एडवांस वेसल सीलर्स हैं। वेसल सीलर्स का काम क्या है, वो ब्लड वेसल्स को सील करते हैं, और उनकी कैपेसिटी इतनी है कि हम बड़ी स्पीडी उसकी वजह से सर्जरीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। जहाँ पहले मान लीजिए एक सर्जरी में हमें 50 टाँके लगाने होते थे, अब 50 टाँके लगाएंगे, काटेंगे, लेकिन वो वेसल सीलर वो हमें ईज़ देता है कि वो काम मुझे करने के लिए एक भी टाँका नहीं लगाना है। तो सर्जरी की स्पीड बढ़ती है। सर्जरी की स्पीड बढ़ने से पेशेंट आउटकम में भी बहुत फ़र्क आते हैं। जैसे सर्जिकल स्पीड बढ़ने से पेशेंट का एनेस्थीसिया ड्यूरेशन कम हुआ है, एनेस्थीसिया कम हुआ है तो पेशेंट की रिकवरी में भी हेल्प मिलेगी। ये एक उदाहरण हुआ। अब जैसे हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर कम ना हो तो हमारे पास, क्योंकि ओटी में एसी चलते हैं, अगर बॉडी में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी हीलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट को वार्म करने की डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम पेशेंट की पूरी बॉडी को वार्म कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे पास, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लेप्रोस्कोप है। अब आप देखिए लेप्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है, मतलब जो हमें बड़ा करके दिखाता है, वो 16 गुना है। अब आप सोच के देखिए कि मुझे एक जो अपनी नेकेड आई से, मतलब अपनी आंखों से मैं जो देख रहा हूँ, उसको मैं 16 गुना मैग्नीफाई करके देख रहा हूँ। तो ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन, छोटी छोटी चीज़ों को पहचानना कितना कन्वीनियंट होता है, उसका जो आउटकम है वो पेशेंट की स्मूदी और अर्ली रिकवरी के फॉर्म में आता है। जी नमस्कार, मैं अनीता शर्मा जयपुर के एक वेल नोन स्कूल में एज ए प्रिंसिपल में वर्क कर रही हूँ। सर, मुझे आपसे एक चीज़ पूछना था कि गैस्ट्रो से रिलेवेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन को भी इम्पैक्ट आता है, उसको इफेक्ट करती है, जो लीवर है, किडनी है या अदर सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हमारे हैं, क्या गैस्ट्रो से उसका भी कुछ इम्पैक्ट होता है? मैम, आपके सवाल में दो चीज़ें हैं। राइट। देखिए, सॉफ्ट ऑर्गन जो हम टर्म यूज़ करते हैं मेडिकल में, उनके लिए करते हैं जिनमें कोई बोन नहीं है, राइट। है ना। लाइक हाँ, लीवर, तो किडनी। लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना, हार्ट भी सॉफ्ट ऑर्गन है, ब्रेन भी सॉफ्ट ऑर्गन है। तो सॉफ्ट ऑर्गन तो बहुत वास्ट है, बट यस, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें भी कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे पेनक्रियाज है, स्प्लीन है ना, लीवर है, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स है। इसके अलावा हमारे पास इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन है जिसे हम हॉलो ऑर्गन बोलते हैं। हॉलो मतलब खाली है, ट्यूब जैसे, पाइप जैसे। तो सॉफ्ट ऑर्गन की डेफिनेशन में तो वो भी आते हैं, हॉलो ऑर्गन भी आते हैं। देखिए मैम, हमारी जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके लिए फ्यूल हमें गट के थ्रू ही देना पड़ेगा। जो हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए, फ्यूल क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है। बट फ्यूल तो बॉडी में हम गट के थ्रू ही दे सकते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू ही दे सकते हैं। हम जो भी खा रहे हैं उसका हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर आता है।
जैसा भी हमने शुरू में भी बात करी थी कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। डेफिनेटली हमारी गट हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे हमारी गट के अंदर बैक्टीरिया का बढ़ना, हमारी गट में बैक्टीरिया होते हैं, हम सब जानते हैं। बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये बैक्टीरिया हमें इन जनरल हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गट की जो इंटरनल लेयर है वो उन बैक्टीरियाज को बाहर नहीं आने देगी। बट अगर किसी रीज़न से वो बैक्टीरिया बाहर आ जाए या वो गट के थ्रू ब्लड में एक्सेस पाले तो हमें बहुत हार्म करते हैं। और गट के अंदर बैक्टीरिया अगर बढ़ जाए तो भी हमारी गट की हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो जो फूड आइटम्स हैं, जो हम जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि रिफाइंड शुगर हो गई, एक्सेसिव फैट हो गया, पैकेट आइटम्स हो गए, ये हमारी डाइटरी हैबिट्स हो गई, वो हमारी गट के हार्मोनल इम्बैलेंस को और बैक्टीरियल को इम्बैलेंस करते हैं और वो हमारी गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बच्चे क्या, बड़े क्या, बुज़ुर्ग क्या, बहुत कॉमनली आप सुनते हैं कि हमारे पेट से हम बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कभी एब्डोमेन में पेन हो रहा है, किसी को ऐसा होता है कि पेट फूल रहा है, गैस बन रही है, किसी के मोशंस बहुत इर्रेगुलर हो रहे हैं। देखिए, हमारा ब्रेन जो है ना, वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है। वो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में काम करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जहाँ सीक्रेट होते हैं वहीं काम करते हैं, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे स्टमक के अंदर एसिड बना, वो वहीं काम करेगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जो बनते तो बॉडी के किसी और पार्ट में, लेकिन वो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे हम थायराइड हार्मोन पढ़ते हैं, है ना? ऐसे ही हमारे ब्रेन भी बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन्स हमारी गट की हेल्थ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं। जैसे जैसे नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं वो हमारी गट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जैसे गट के अंदर बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होता है वो हमारी गट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अभी बहुत रिसर्च चल रही है इस बारे में कि क्या गट के अंदर जो इतने बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं ये हमारी ओवरऑल हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो इसको इंडिकेट करते हैं कि यस, गट के अंदर के बैक्टीरिया हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब उन बैक्टीरियाज को कंट्रोल करने का हमारे पास में कोई सच बहुत ज़्यादा तरीका नहीं है। यस, तरीके क्या हैं कि हम रॉ चीज़ों का इंटेक बढ़ाएं, अच्छी चीज़ें बहुत खाएं, ठीक है, फाइबर बहुत अच्छा इंटेक करें, फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। हम रोज़ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज एक इंटीग्रल पार्ट है जो हमारी गट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब घर के काम नहीं है ना? आमतौर पे लोगों को बहुत होता है कि जैसे पेशेंट आते हैं उनका भी होता है कि साहब दिन भर घर पे काम करते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। सुबह, जैसा मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि हम कितने भी व्यस्त हों, थोड़ा समय खुद के लिए होना चाहिए। जो थोड़ा समय खुद के लिए होना चाहिए ना, वो व्यायाम उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, है ना? जी। जैसे सॉफ्ट ऑर्गन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो लीवर एक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जी। होता है। तो आजकल अगर देखा जाए तो लीवर मतलब फ्रिक्वेंटली जैसे बहुत सारे लोगों का कि लीवर खराब हो गया, बहुत जल्दी अर्ली एज में खराब हो जाता है। तो एक तो उसका सर कारण क्या है जो इतना फ्रिक्वेंटली लीवर लोगों का खराब होते जा रहे हैं, या लाइफस्टाइल जो भी कंसर्न है? एंड सेकंड थिंग, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं जी। जिनका हेल्दी है? देखिए, लीवर एक गॉड का बनाया हुआ बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गन है। इसकी हीलिंग कैपेसिटीज इमेंस है। हम सोच नहीं सकते उतना ब्यूटीफुल ऑर्गन है लीवर। हमारी बॉडी में स्किन और लीवर दो ही ऐसे ऑर्गन है जो हील करना जानते हैं, बाकी कोई ऑर्गन हील नहीं कर सकता। लीवर ऐसा ऑर्गन है जो 70% तक अगर डैमेज हो ना तो भी वो हील हो सकता है, प्रोवाइडेड हम उसे डैमेज करना बंद कर दें, ठीक है। लीवर के लिए जो सबसे ज़्यादा हार्मिंग चीज़ें हैं उसमें एक अल्कोहल बहुत कॉमन है, और अनफॉर्चुनेटली अल्कोहल कंजप्शन एक स्टेटस सिंबल बन गया है ना? चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे पीयर प्रेशर हो। आजकल अल्कोहल एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके लिए लोगों को ये लगता है कि अगर ये कंज्यूम नहीं किया तो आप आउटडेटेड हैं, आप बैकवर्ड हैं, है ना? ऐसा नहीं है, सोशल नहीं है। बिल्कुल। लीवर को हार्म करने वाली चीज़ों में अल्कोहल इज़ नंबर 1। अल्कोहल हम कंपेयर करते हैं कि वेस्ट के कल्चर में वो लोग इतना अल्कोहल पीते हैं या दूसरे लोग इतना अल्कोहल पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जैसे बहुत सारे पेशेंट भी आके यही बात कहते हैं कि सर मैंने तो इतनी शराब नहीं पी थी, मेरा लीवर क्यों ख़राब हो गया? देखिए, सबकी बॉडी यूनिक है
है ना? कहीं बॉडी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर सामने वाले ने 4 चपाती खाई तो मैं भी 4 चपाती खाऊं। आपकी रिक्वायरमेंट अलग है ना? अल्कोहल के बारे में भी ऐसा ही है कि हमारी बॉडी में जो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो सबका अलग है, और जो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीवर को हार्म करते हैं। अगर अल्कोहल पूरी तरह मेटाबॉलाइज हो जाए तो इतना हार्म नहीं करेगा, बट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं वो हार्म करते हैं, और वो मेटाबॉलिज्म किन पे डिपेंड करता है? लीवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी। बस अगर वो एंजाइम्स की बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो थोड़ा सा शराब भी आपके लीवर को इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, आपने जैसा भी बताया था कि आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। एक मैम हेपेटाइटिस बी करके एक वायरस होता है जो आजकल वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल में आ गया है, ये भी लीवर को इम्पैक्ट डालता है ना? सो यस, ये भी लीवर को फेल करने की पोटेंशियल रखता है। इसका वैक्सीनेशन नहीं मैम, देन डिजीज, ओके इट्स अ डिजीज। इसीलिए वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए। वैक्सीनेशन आजकल बच्चों को ही लग जाता है, पुराने टाइम में नहीं लगता था, आपके हमारे टाइम में बचपन में नहीं लगा करते थे, बट ये सबको करवा लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा जो और अल्कोहल के बाद जो सबसे बड़ा अभी करंट डैमेज कर रहा है लीवर को, जो हम देख रहे हैं, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा। यस, अभी इंडिया में ओबेसिटी एक रोग ऐसी तरह फैल रहा है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, और उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हम सोच नहीं पा रहे हैं क्या आएंगे। आज की डेट में जितना लीवर फेलियर का रिस्क हमारे अल्कोहल की वजह से है, उतना ही लीवर फेलियर का रिस्क हमारे मोटापे की वजह से है। सो जो आपने कहा कि क्या ऐसा करें कि हमारे लीवर को डैमेज ना हो, तो सेम वही चीज़ है जो हम बार बार बात कर रहे हैं। डेली एक्सरसाइज करना, लीवर को परेशान ना करे, अल्कोहल का कंजप्शन ना करे, और रोज एक्सरसाइज को अपनी हेल्थ में इनकॉर्पोरेट करें, है ना? डॉक्टर साहब, मोटापा आजकल एक बहुत बड़ा कारण हो गया है जी और सारे रोगों की जड़ मुझे लगता है शायद मोटापा ही है। जी। तो उसको कम कैसे किया जाए? सबका मेन क्वेश्चन आई थिंक यही होगा, मोटापा कम कैसे किया जाए? देखिए मैम, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोटापा बीमारी है। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ गए ना, तो हमने आधी लड़ाई तो जीत ली। हम क्या है, उसको मोटापे को बीमारी मानते ही नहीं। आपने जो बात बोली वो बहुत सही बात है। मोटापे की वजह से शरीर में होने वाली बीमारियां और उनके साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो वो इतने ज़्यादा हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक बात करूं तो बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो मोटापे से इफेक्ट ना लेता हो। मोटापा एक वेस्टर्न देन है, वेस्ट के कल्चर की वजह से आ रही है, और कहीं ना कहीं ये बच्चों में भी रैम्पेंट हो रही है। डाइट हमारी हमारी लेक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापे की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, लकवा, पैरालिसिस, बहुत सारे कैंसर्स, डायबिटीज़, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, जॉइंट्स का घिसना, इवन इन सब बीमारियों की कॉम्बिनेशन की वजह से जो हम बोलते हैं पैरालिसिस आ जाए, लकवा हो जाए, और जो सबसे बड़ी जो चीज़ साथ में जुड़ती है वो होती है, एक तो हमारी सोशल शेमिंग, जिससे डिप्रेशन में जाने का डर रहता है, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है, और हाइजीन इश्यूज, साफ सफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। सो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि यस, ये एक बीमारी है, तभी तो आप उसका इलाज लेंगे, वरना आप इलाज के लिए कैसे तैयार होंगे। और इलाज क्या है? इलाज है सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना, रात के खाने पे कंट्रोल रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। रोज़ एक्सरसाइज करनी है, पानी खूब अच्छे से पीना है, और आई बिलीव आप योग से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोगों को यही सलाह देते हैं। और खाने में जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना हम कलरफुल, यस, जितना हम रॉ खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछनी चाहूँगी कि अभी अनीता जी ने आपसे सवाल किया कि आपने उसके बारे में बताया कि वैक्सीनेशन आ गई है और बच्चों में लगती है, बड़ों में भी क्या इसका है? और किसी भी कोई एज मैम, किसी भी एज में हेपेटाइटिस बी, कोई पर्सन अगर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है तो उसे वैक्सीन करा लेना चाहिए। I am Preeti Goyal, founder and CEO Divine Eyes Event.
मेरा डॉक्टर साहब आपसे एक क्वेश्चन है। अभी अपन ने ओबेसिटी के बारे में जी। कल किया। अब सपोज एज आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी, बट आई एम जस्ट फॉलो द स्ट्रिक्ट डाइट टू, एंड आई हैव दस टू मिस एक्सरसाइज भी हम प्रॉपर लेते हैं, तो इसमें हार्मोन्स का आई थिंक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए लेके हम उसमें क्या अफेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसमें हमारे लिए हेल्पफुल रहे हमारी लाइफ में, क्या ऐसा चेंजेस हो बेसिकली फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स में। जैसे अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो हम एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, नाइट का जो खाना है वो हम स्किप कर रहे हैं बेसिकली, और उसके बाद हम एक अच्छा सा व्यायाम का 1 घंटे का 40 मिनट का हम एक शेड्यूल लेके चलते हैं पूरा हमारे हिसाब से, फिर भी वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे जो हमें मिलने चाहिए। मैंने जैसे कई जगह बात की, जो एक सर्जरी होती है हमारे इसके लिए उससे लेते हैं, या कुछ भी हम दूसरे भी हम कुछ आयुर्वेदिक में भी जाते हैं या कुछ दवाइयाँ लेते हैं, या कुछ गट क्लीन के जो प्लान्स होते हैं आप ये 30 दिन का ये फॉलो करो, तो आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल और नॉट फॉर आवर हेल्थ, और व्हाट इज़ द हमें करना क्या चाहिए जी एक्चुअली। आपने जो बात बोली मैम बिल्कुल सही है कि मोटापा एक जो बीमारी है, अब आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं बट स्टिल हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देखिए क्या होता है मैम, वेट जो है ना ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हमारी बॉडी एक बहुत एफिशिएंट मशीन है, उसको क्या है प्रिजर्व करना आता है। आप कुछ भी देंगे ना उसको, वो उसको स्टोर करना जानती है, ठीक है। अब जब हम बॉडी में कुछ भी दे रहे हैं वो स्टोर करना जानती है। उसका रीज़न क्या है कि हमारी जो पुरखे रहे हैं वो बहुत अकाल में और बहुत ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं जहाँ धान नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था। तो धीरे 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 इतने सालों में, सेंचुरीज में हमारे जीन मॉडिफाई हो गए हैं। हमारे जीन इस लेवल पे मॉडिफाई हो गए हैं कि वो हर टाइम फ्यूचर के लिए तैयार रहते हैं कि भैया खाना बचाना है, बॉडी में फैट स्टोर करते जाओ, ठीक है। हम जीन्स तो नहीं चेंज कर सकते, बट क्या हुआ पिछले 40-50 सालों में इंडिया में, चाहे हम इसे प्रॉस्पेरिटी बोल लें, चाहे हम इसे फूड सिक्योरिटी बोल लें, कुछ भी बोल लें, हमें फूड की एक्सेस होने लगी है और रादर अब ओवर एक्सेस होने लगी है। तो हमारी बॉडी के जीन्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, है ना, उसमें एवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे जीन तो आज भी वही हैं जो बचाना जानते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा खाएंगे ना तो भी वो बचाएंगे, ठीक है। नाउ अब वेट कम करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे किया जाए। बॉडी तो बहुत एफिशिएंट मशीन है। अच्छा, एक बहुत पैराडॉक्स है जो मैं आपको आज शेयर करता हूँ। वेट कभी भी कम नहीं किया जा सकता डाइटिंग से। अगर कोई ये मानता है कि वो डाइटिंग से वेट कम कर लेगा तो वो गलत है। उसका रीज़न है, जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलने लगता है कि खाना नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म को और स्लो करेगी, ठीक है। आप और खाना कम करिए, वो मेटाबॉलिज्म को और स्लो करेगी। सो इवेंचुअली क्या होगा कि आप कम खाने के बाद भी आपका वेट स्टेबल रहेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, आप 6 महीने बाद, साल भर बाद कभी तो आपका डाइटिंग का शेड्यूल छूटेगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो बहुत स्लो हो चुका है। अब क्या हो रहा है कि आपने तो चपाती एक बढ़ाई है बट बॉडी उसको डबल खाने के जैसे देख रही है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। सो आपकी वो एक बढ़ी हुई चपाती, रादर आई वुड से एक नॉर्मल चपाती जो आपने पहले कट डाउन करी थी, बॉडी को अब डबल डाइट लग रही है, तो बॉडी क्या करेगी, और प्रिजर्व करती जाएगी। सो वेट जितना आप लूज करेंगे ना उससे दुगना गेन करेंगे। इसे योयो फिनोमेना कहते हैं कि हम लट्टू जितना दूर छोड़ते हैं ना उससे दुगना वापस आएगा, है ना। सो वेट भी ऐसा ही है। सो डाइटिंग से कभी वेट कम नहीं हो सकता, ये चीज़ तो आज क्लियर कर लीजिए। लाइफ में कभी कोई डाइटिंग से वेट क्लियर नहीं कर सकता। नाउ जो आपने बात बोली कि सब कुछ करने के बाद भी, देखिए पहली चीज़ तो हमें डाइट कंट्रोल करना सीखना है। डाइटिंग नहीं करनी है, जो हमें डाइट के कंपोनेंट्स हैं उनको मॉडिफाई करना है, कार्ब्स कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मॉर्निंग की ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो हमारी BMR बढ़ाती है, ठीक है। हम शाम को BMR मतलब इज़ अ मेटाबॉलिक रेट, जिस रेट पे हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, अभी हम बैठे बात कर रहे हैं तो भी हम कुछ मात्रा में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, हम सांस ले रहे हैं। इसे बढ़ाना है। ये कब बढ़ेगी, जब हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे। इसीलिए सुबह का व्यायाम सबसे हेल्दी व्यायाम होता है क्योंकि रात को या शाम को आपने कोई एक्सरसाइज करी, उसके 2 घंटे 4 घंटे बाद जाके आप सो जाएंगे, बॉडी की जो बढ़ी हुई बेसल मेटाबॉलिक रेट थी वापस स्लो हो जाएगी, है ना। बट अगर आप सुबह करते हैं तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट थ्रू आउट डे बढ़ी रहती है। यहाँ तक की बात तो हुई जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। बट समबडी इफ इज नॉट एबल टू लूज वेट या सारा करने के बाद भी वेट कम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। मेडिकल हेल्प इन टर्म्स ऑफ, पहले तो हम ये जानना चाहें कि मोटापे के पीछे कोई ऐसा रिवर्सिबल कारण तो नहीं है, जैसा आपने बोला हार्मोनल इम्बैलेंस या ऐसी कोई चीज़
जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं, तो पहला स्टेप तो वो है। अगर वो भी नहीं मिलता है और हमारा वेट अब नहीं कम हो रहा है, तो हम लोग मेडिकल साइंस में कई सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। उसमें जैसा आपने बोला बैरिएट्रिक सर्जरी एक है, कुछ मेडिकल सपोर्ट है, बट वो एक लिमिटेड इंडिकेशंस होती है पेशेंट का। जैसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेशेंट का बीएमआई कितना है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स कितना है। वो बीएमआई हमें ये बताता है कि किस पेशेंट का वेट कितना ज़्यादा है। जैसे सपोज मैं आपको ये कहता हूँ कि एक एक्स पर्सन है, उसका वेट 80 kg है, तो आप उसकी कोई पिक्चर नहीं बना सकते। बट सपोज आई से कि दैट एक्स पर्सन इज ओनली 4 feet टॉल, यू कैन इंस्टेंटली इमेजिन कि वो फैटी होने वाले हैं, है ना। और अगर एक दूसरा बंदा है जिसकी हाइट 6 feet है, तो आप बोलेंगे नहीं, मतलब दैट पर्सन इज नॉट ओबीस। सो ये को रिलेशन है जो हाइट और वेट से जुड़ा हुआ है, इसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स 25 ये नॉर्मल है। इसके कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है, अगर ये 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो ये नॉर्मल है। बट अगर इससे ज़्यादा है तो ये ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी की कैटेगरी में जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया में हमने देखा कि डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या दूसरी बीमारियों के, कार्डियक बीमारियों के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए जो ये नॉर्मल लिमिट्स बनाई है इंडियंस के लिए, इसे 2.5 से और कम कर दिया है। तो हमारे कंट्री में जिसका बीएमआई 22.5 है वो नॉर्मल वेट का है, जिसका वेट उससे ज़्यादा है वो ओवरवेट है, और जिसका 27.5 से ज़्यादा बीएमआई है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। ओबेसिटी की भी कई कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, 2, 3 सुपर ओबेस बोलते हैं, जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा हो। ऐसा क्यों कैटेगराइज करा है? उसका रीज़न है कि जितना वजन बढ़ता है, जितना बीएमआई बढ़ता है, उतना रिस्क ऑफ अदर डिजीजेस बढ़ता है, और उन डिजीजेस से होने वाली डेथ का रिस्क बढ़ता है। So if somebody is not able to lose weight in spite of all those things and meeting into the criteria, then they should seek medical advice. But एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कोई भी चीज़ आपका वेट तब तक कम नहीं कर सकते जब तक आप मोटिवेटेड है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है। आज मैं बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए सपोज किसी पेशेंट को एग्जाम्पल का काउंसल करता हूँ, तो उसे यही बोलता हूँ कि आप मोटापे का ऑपरेशन मुझसे कराने आ रहे हैं, 6 महीने का समय लीजिए ये सोचने के लिए कि आप मेरी बताई हुई सलाह पे चलेंगे। आप अगर ये मानते हैं कि आज मैं मोटापे का ऑपरेशन करवा लेता हूँ और कल से मेरे लिए पार्टी अलाउड है, तो नहीं है सर, फिर मोटापे का ऑपरेशन कराना व्यर्थ है ना जी। माई सेल्फ रश्मि खंडेलवाल, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फैमिली के साथ साथ मेरा एक छोटा सा क्लब है 125 लेडीज़ का। यूँ कह लीजिए एक फैमिली है जिसको भी मैं संभालती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो है आज की सबसे बड़ी जो डिजीज़ है कैंसर। जी कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना। तो इस कैंसर की जो इसके बारे में आप हमें बताएं कि जो डॉक्टर नितिन खुटेटा हैं स्पेशलिस्ट, वो मेरे चाचू हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत बार बताया है। उन्होंने मुझे एक लेडीज़ का एक प्रोग्राम क्लब के थ्रू ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ पे हमें जो लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप हमें आज कैंसर की इस परेशानी के बारे में बताएं कि आने वाले टाइम में लाइक उनका जो है कहना है कि 9 में से 3 लोगों के आने वाले टाइम में कैंसर की पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल। देखिए कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के सबको डर लगता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये बीमारी इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है। और जैसा आपने भी अभी बताया, कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कैंसर है क्या, है ना। क्योंकि कैंसर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए सुनते हैं, हर बॉडी पार्ट का हम सुनते हैं कि भाई कैंसर हो जाता है। देखिए कैंसर कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है ना। कैंसर हमारी बॉडी की वो सेल्स हैं जो नॉर्मल सेल साइकिल को मानने से मना कर देती है। उनमें कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस हुए हैं जिससे वो किसी भी सेल का क्या साइकिल है, सेल बनी, बढ़ी, डिवाइड हुई और उसकी डेथ हुई, यही है। जो सेल इस साइकिल को मानने से मना कर देती है वो कैंसर सेल है। वो बाकी बॉडी के एक्सपेंस पे खुद को ग्रो करती है, क्योंकि उसको नहीं मरना है। वो सारी बॉडी को डिप्राइव करेगी न्यूट्रिशनली, इम्यूनोलॉजिकली, और खुद बढ़ेगी। सो दैट इज़ कैंसर। क्यों बढ़ रहा है इसका कारण हमारे सबके सामने है। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कारण भी होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन जो अभी हम सडन राइज देख रहे हैं उसका कारण
ना जेनेटिक है ना एनवायरनमेंट है, उसका कारण हमारी लाइफस्टाइल है। हम सांस ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, हम पानी पी रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भर भर के पेस्टिसाइड और केमिकल है, ठीक है। इतने केमिकल हम ले रहे हैं, उन केमिकल्स का हमारी बॉडी में कुछ तो इम्पैक्ट आने वाला है। सो दैट इज़ कैंसर, दैट्स वाई कैंसर इज़ इंक्रीजिंग। हम हर रूट से कैंसर के लिए जो टॉक्सिक्स हैं वो ले रहे हैं, चाहे वो ब्रीथ करके ले रहे हों, चाहे हम पी के ले रहे हों, चाहे हम इवन सन के एक्सपोजर में जाते हैं तो भी लेते हैं, तो हर तरफ से हम एक्सपोज हो रहे हैं। बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हीलिंग कैपेसिटी उन म्यूटेशंस को डिलीट करने में लगी रहती है, उसको मिटाने में लगी रहती है। म्यूटेशन होते रहते हैं जीन्स में, बट बॉडी उसे क्योर करने में लगी रहती है। तो बट अगर बॉडी की कैपेसिटी से वो ओवरवेल्म कर जाए तब वो कैंसर में डेवलप होता है, ठीक है। 2035 तक ऐसा कहने में है WHO का कि हर 3 घरों में से 1 घर में हमें कैंसर का रोगी मिलने वाला है इंडिया में, ठीक है। छोटा बड़ा क्या, ये फ्यूचर की बात है, बट यस नंबर्स आर राइजिंग। लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी इस टॉक में एक बात कही थी कि कोई भी बीमारी, कोई भी सिम्टम्स इग्नोर करने से ठीक नहीं होने वाले। अगर हम टाइमली मेडिकल एडवाइस लेते हैं और टाइमली डायग्नोसिस होते हैं तो मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसमेंट आए हैं। बहुत सारे कैंसर क्योरेबल है, क्योरेबल इन द सेंस पेशेंट्स बहुत लंबी अच्छी लाइफ जीते हैं। आप चाहे एग्जांपल किसी भी ले लें, एब्डोमेन के भी कैंसर्स हैं, दूसरे बॉडी के पार्ट्स पे कैंसर है, प्रोवाइडेड हम टाइमली डायग्नोस करें और ट्रीट करें, दैट इज़ द की। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बवासीर या पाइल्स की बीमारी हम कॉमन सुनते हैं, लेकिन शर्म के मारे हम डॉक्टर के पास जाने में इग्नोर करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आजू बाजू से किसी से सलाह लेंगे, और ज़्यादा हुआ तो हम ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके दवाई ले लेंगे, है ना, ये कॉमन है। अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ, जिसमें कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो इस तरह से प्रेजेंट कर सकती है, हम उसे इग्नोर करके बैठे, पाइल समझ के बैठे, और जब डायग्नोसिस बनता है 2 महीने 4 महीने बाद तब पता लगता है कि ये तो नाउ इनक्योरेबल है। अगर हम पहली बार में डॉक्टर के पास पहुंच गए होते तो शायद ऐसी इशू ही नहीं आती। एक छोटी सी बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एसिडिटी भी हमें बहुत कॉमन लगती है कि एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, लेकिन एक आधी बार हो रही है, वंस इन अ वाइल है, कुछ खाने के बाद हो गई, दैट्स ओके। बट अगर रोज रोज हो रही है, हर खाने के बाद हो रही है, तो इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ टाइम टू सीक मेडिकल एडवाइस। सो दैट्स हाउ, अगर हम हमारी हेल्थ को लेके सेंटर स्टेज दे के रखें तो हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी जो हमारे हाथ में है वो चीज़ हम बार बार यही बात कहते हैं, अच्छे से रॉ खाइए। रॉ का मतलब कच्चा, धुला हुआ, साफ, है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड का इतना रिस्क है तो क्या करें। पैकेट वाली चीज़ें नहीं लेनी, रिफाइंड शुगर नहीं लेनी, रेड मीट नहीं लेना है, स्मोकिंग एल्कोहल अवॉइड करना है, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। उसके बाद तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, बट अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं, गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा होता भी है, तो टाइमली डायग्नोसिस कराया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। Myself advocate राशिका राठौर और आई एम ए फाउंडर ऑफ रमनी फाउंडेशन। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी कि आजकल महिलाओं में 30s के बाद में पित्त की थैली में जो पथरी हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, और हमें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका एक तो कारण क्या है जी, और अगर हमें पता चल जाता है तो फिर उसका सही इलाज क्या है, तो आप प्लीज़ गाइड करें। देखिए मैम, गॉल ब्लैडर स्टोन, आपने बहुत मतलब ऐसी बात बोली है जो आई बिलीव किसी मेडिको के अलावा नॉन मेडिको को पता होना थोड़ा मुश्किल है। हमारी बुक में एक लाइन लिखी है, गॉल ब्लैडर डिजीज इज ए डिजीज ऑफ फैट फीमेल फर्टाइल 40, नॉट 30, 40, ठीक है। ये लाइन बेसिकली क्या डिस्क्राइब करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई जेंडर बायस नहीं है, ये डिजीज के पैटर्न को देख के लिखी गई है कि कॉमनली हमें किस में मिलता है। सो देखिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना एक प्रोसेस है, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं जो हम कई बार हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते हैं, लेकिन यस, रैपिड वेट लॉस, रैपिड वेट गेन, फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, टू मच फैट इन डाइट, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली जो उस लाइन में एक वर्ड था फीमेल, उसका रीज़न वो हार्मोनल चेंजेस से है जो फीमेल्स के साथ हर मंथ में होते हैं, दैट इज़ वन रीज़न। बट उसके अलावा भी दूसरे रीजंस हैं मैम गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के।
गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन डायग्नोस होता है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे somebody इज हैविंग रूटीन हेल्थ चेकअप और उसको पता लगता है कि ओके मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी के लिए जाए। ठीक है, उन्हें फॉलोअप में रहना है, ध्यान रखना है, अगर कभी सिम्टम्स आते हैं तो कराना है। बट यस, जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स है, सिम्टम्स बहुत सारे तरीके के होते हैं मैम, जैसे पेट में दर्द होना राइट साइड में या सेंटर में, शोल्डर की तरफ जा सकता है, बैक की तरफ जा सकता है, वॉमिटिंग रहना, पेट का फूलना, है ना, ब्लोटिंग होना, ये सब सिम्टम्स गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो सकते हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन अगर डायग्नोस होता है तो सबसे पहली चीज़ सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए। हर आदमी सर्जरी से बचना चाहता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन एक ऐसी डिजीज़ है जो मैं आपको शुरू में जैसे बता रहा था कि डिजीज़ का ट्रीटमेंट सर्जरी है तो सर्जरी है। एक मैं छोटा सा आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप इस चीज़ के लिए विलिंग हैं कि 6 महीने तक मैं आपको एक केमिकल दूं और 100 में से 2 पेशेंट का शायद गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाए? 6 महीने तक मैं आपको एक केमिकल दूं, सिर्फ 2% का गॉल ब्लैडर स्टोन शायद ठीक हो जाए, रेस्ट वुड नीड सर्जरी। उस केमिकल के साइड इफेक्ट क्या होंगे, है ना? ठीक है। सो अब वहाँ पे पैनिक करने की जगह अगर हम सर्जरी ऑप्ट करते हैं तो इट इज़ ए रूटीन सर्जरी। सुबह एडमिट हुए, ऑपरेट हुए, अगले दिन छुट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और, दैट्स इट। कब? जब हम अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ लेके आए। और यही कॉम्प्लिकेट होता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। गॉल ब्लैडर में पस बन सकता है, गॉल ब्लैडर के अंदर रप्चर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पेनक्रियाज में सूजन आ सकती है। तो डिजीज़ को इग्नोर करने के कितने कैटास्ट्रॉफी हो सकते हैं। बट सर्जिकल एडवांसमेंट, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, इतने एडवांसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनाटॉमी का नॉलेज अच्छा है, आप स्मूथ सर्जरी कराएं, कीहोल सर्जरी हुई, विद इन 5 डेज आप अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ गए, एक्सेप्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइज, ताकि एब्डोमेन का प्रेशर ना बढ़े, है ना? जी मैम। डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आजकल हर्निया है वो बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, तो हर्निया की सर्जरी के बाद में भी वो बार बार हर्निया हो जाता है, तो इसके क्या कारण है? देखिए मैम, हर्निया एक जो बीमारी है ये बहुत मिसअंडरस्टूड बीमारी है। ठीक है, मिसअंडरस्टूड क्यों बोल रहा हूँ, जो आपने मुझे अभी बात बोली कि बार बार हो जाता है। सी देखिए, बॉडी में हर्निया है क्या, पहले तो हम ये समझे। हमारी बॉडी के अंदर जो विसराज हैं वो किसी कैविटी के अंदर है, कैविटी के अंदर बंद है। विसरा मतलब ऑर्गन। अगर वो ऑर्गन उस कैविटी से बाहर आने लग जाते हैं तो उसे हम हर्निया बोलते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ ब्रेन में हो तो उसे हम ब्रेन हर्निएशन बोलेंगे। ठीक है, जो ब्रेन के ट्रॉमा वाले पेशेंट जिनके ब्रेन में सूजन हो जाती है, वो ब्रेन पीछे से फोरामेन से बाहर आने लग जाता है, तो वो ब्रेन का हर्निया है ना। तो हर्निया बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है जहाँ पे विसराज है ना, वहाँ पे हो सकता है। अब कॉमनली हम जो हर्निया सुनते हैं वो हम सुनते हैं कि आदमियों में कॉमन होते हैं, क्योंकि ग्रोइन एरियाज जो हैं वहाँ पे कॉमन जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर्निया आदमियों की बीमारी है। हर्निया आदमियों को भी, महिलाओं को, सभी को होते हैं। हमारे ग्रोइन एरिया में 3 तरह के हर्निया होते हैं, इंग्वाइनल, फीमोरल, ऑब्चुरेटर, है ना। फीमोरल एंड ऑब्चुरेटर हर्नियाज आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। वो इंसिडेंस इज रेयर है, बट कॉमन वो फीमेल्स के हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर्निया मेल्स की बीमारी है, फीमेल्स की बीमारी है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब विसरा बाहर आ रहा है तो उसमें रिस्क क्या है? वो सिर्फ एक लंप नहीं है, रिस्क ये है कि वो अगर अटक गया उसमें, क्योंकि वो एक कैविटी में होल से बाहर आ रहा है, उसको नेक बोलते हैं, अगर उसमें अटक गया तो विसरा के खराब होने का रिस्क है। हर्निया के लिए ट्रीटमेंट सर्जरी है मैम, उसमें उस विसरा को अंदर डाला जाए और उस डिफेक्ट को क्लोज किया जाए, है ना। पहले क्या होता था मैम, आज से अराउंड 25-30 ईयर्स बैक, मैश नहीं थी। मैश का मतलब एक प्रोस्थेटिक मटेरियल जो हमारे बॉडी टिश्यू को रीइंफोर्स करता है। अब हर्निया बना क्यों? क्योंकि वहाँ की मसल्स वीक हुई थी। अब उन्हीं मसल्स को वापस खींच के टाइट कर दिया तो वो पास तो आ गई, लेकिन प्रेशर में है तो दोबारा हर्निया होने का रिस्क है। बट जब से पिछले 30 सालों से, 35 सालों से मैश आई है सर्जरी के लिए, तब से ये चीज़ें कम हो गई है। हर्निया की रिकरेंस बहुत कम है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी को राइट साइड हर्निया हुआ, राइट साइड वो हर्निया ऑपरेट करा के गए, अब साल भर बाद या 2 साल बाद उनको लेफ्ट साइड हो गया, तो उनके लिए ये हुआ कि दोबारा हो गया, जबकि वो दूसरी बीमारी है, वो दूसरी जगह हुई है ना। सो इट इज़ नॉट द सेम डिजीज, इट इज़ अ सेपरेट डिजीज, है ना। जी बा। सो ये ब्रेन हेमरेज को हम देखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द हर्निया और व्हाटएवर के एक्सटेंशन ऑफ द नथिंग रिलेटेड टू दैट।
अगेन ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया था कि हर्निया का मतलब क्या है। It does not- एक्सटेंशन लाइक उसमें भी ब्लॉकेज आती है हम नहीं, लोग वो मेरी एक्सपर्टीज के बियॉन्ड चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आपने बहुत ही अच्छा हमारी लेडीज़ थी इनको अच्छी जानकारियाँ दी हैं, तो हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का आभार, आप सभी ने समय निकाला। जय मां।